हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण काल की, यानी धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक कुरीतियों से रिलेटेड जो सुधार आंदोलन हुए उसकी बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की अंग्रेजों का, कि भारत में सत्ता के स्थापित करने के दौरान क्या प्रभाव हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर और उन्हें क्या आर्थिक लाभ हुए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे 5-6 सब टॉपिक्स के थ्रू। उसमें सबसे पहले आएगा उपनिवेशवाद का चरण, फिर भू राजस्व व्यवस्था। आज की क्लास में बात करेंगे, बाकी सब टॉपिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चूंकि जो उपनिवेशवाद का चरण की बात की गई है वह कार्ल मार्क्स के विचारों से रिलेटेड है और इसी को जगह दी गई कार्ल मार्क्स के विचारों को, उपनिवेशवाद के चरणों को रजनी पाम दत्ता द्वारा अपने पुस्तक आज का भारत में। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का जो चरण है वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद 1813 के से लेकर सन 1857 तक, 1857 के रिवोल्ट तक, फिर चौथा वित्तीय पूंजीवाद 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी विदेशी सत्ता द्वारा क्या है, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश के क्षेत्र में क्या सत्ता स्थापित की जाए, वहां से क्या किया जाए, औपनिवेशिक लाभ प्राप्त किया जाए। वहां से जो भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष सत्ता द्वारा, क्या चाहे भू राजस्व के रूप में या किसी संसाधन के रूप में या नकद के रूप में। ठीक है, ओके, इसे कहते हैं क्या, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद यानी क्षेत्रों को जीतकर अपने क्षेत्रों में, अपने राज्य में मिलाना। ठीक है, तो साम्राज्यवाद की जो कल्पना है वो आर.सी. दत्ता द्वारा दी गई। ठीक है, मार्क्सवादी लेखक, उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। उनका भी यही उपनिवेशवाद से रिलेटेड चरण थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी नवीन राज्यों के उदय में बंगाल टॉपिक्स। 1757 में प्लासी युद्ध के विजय के बाद क्या है, इस वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय होता है। ठीक है, बहुत सारे छूट दिए जाते हैं बंगाल के नवाबों द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा क्या है नवाब बने थे, जैसे मीर जाफर, मीर कासिम। ठीक है, इनके द्वारा कुछ रियायतें दी जाती हैं व्यापार में। ठीक है, व्यापारिक छूट दी जाती है। तो व्यापार के माध्यम से क्या है, पैसे क्या है यहाँ इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। इस चरण में, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में, अंग्रेजों का सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया जाए। ठीक है, इसके लिए जद्दोजहद की जाती है कंपनी द्वारा 1757 से या 1600 के बाद जब भी आते हैं। ठीक है, तो भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना ये इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि भारत की सत्ता पर अपना क्या नियंत्रण स्थापित किया जाए। ओके, ताकि राजस्व की वसूली या भू राजस्व की वसूली की जा सके। ये मेन 2 उद्देश्य थे इनके वाणिज्यिक पूंजीवाद के तहत 1757 से लेकर 1813 तक। ठीक है, और भी लक्ष्य थे, जैसे कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को क्या है एकाधिक क्या है नियंत्रण किया जाए शक्ति के माध्यम से। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग जो थे उन पर एकाधिकार किया जाए, नियंत्रण किया जाए सत्ता शक्ति के इस्तेमाल से। ठीक है, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में ये लक्ष्य थे कंपनी के। ओके, मुगलों तक जो मुगल थे, अब तक क्या है लगान में कोई वसूली वृद्धि नहीं की गई थी। लेकिन क्लाइयुक ने क्या है बंगाल में लगान वसूली का अधिकार उन्हें दिया जो सबसे अधिक बोली लगाते थे। ठीक है, जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता था, वार्षिक नीलामी की जाती थी 1 वर्ष के नीलाम भू राजस्व के लिए। तो जिसके द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई उसको क्या है भू राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, किसानों का अधिक शोषण बढ़ा। अभी हम बात करेंगे अस्थायी बंदोबस्ती की, रैयतवाड़ी की भी, महलवाड़ी की भी, भू राजस्व में। ठीक है, तो
व्यापार क्या है, मुखौटा बन गया लूटपाट का। ठीक, व्यापार मुखौटा बना क्या, पैसे को यहां से ले जाने का इंडिया से। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के तहत ये सारी बातें हुई। ठीक है, बंगाल में क्या है, बंगाल में इस वक्त या मतलब इस समय इस टाइम पीरियड में क्या है, खुले तौर पर लूट प्रारंभ हुई। ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद के तहत 1757 से लेकर 1813 तक। अब बात करेंगे द्वितीय चरण यानी कि औद्योगिक पूंजीवाद की। ओके, तो औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर हम बात करेंगे 57 तक। जैसा अभी हमने बात की कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1750-60 के दशक में हो चुकी थी। ठीक है, भारत के व्यापार पर से क्या है, इस समय कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। हमने चार्टर एक्ट के थ्रू पढ़ा था पॉलिटी में, 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है, खाली दो अधिकार कंपनी के पास रह गए थे, चीन देश के साथ व्यापार और चाय वस्तु का व्यापार। तो इस चरण में, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में, व्यापार पर क्या है, एकाधिकार ऐसे खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी बात की क्या 1750-60 तक क्या औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। तो वहां के इंग्लैंड के उद्योगों के जो माल बने, ठीक है, उनको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। भारत क्या था, एक बहुत बड़ा बाजार था, श्रम शक्ति भी क्या थी, सस्ती थी। ये बात करेंगे वित्तीय पूंजीवाद में, वित्तीय पूंजीवाद में। तो अब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई 1813 में। फिर 1837 में क्या है, एकदम ही व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में बने मिलों में बने जो कपड़े थे, सूती वस्त्र के कपड़े, वो क्या हो गए, भारत के बाजारों में लाए गए, पाट दिए गए भारतीय बाजारों को। क्योंकि इंग्लैंड में बने जो कपड़े थे वह मिलों में बने थे, यानी कि मशीनों के थ्रू बनाए गए थे, तो क्या थे, सस्ते थे। और भारत में क्या है, हाथों से बनाए जाते थे कपड़े। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सस्ते कपड़े होने के नाते यहां पर क्या है, लोगों द्वारा ब्रिटेन में बने कपड़े क्या है, ब्रिटेन से बने कपड़े खरीदे जाने लगे। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को क्या हुआ, नुकसान हुआ, जबरदस्त नुकसान हुआ। ठीक है, और इस चरण में क्या था कि ब्रिटेन को भारत को क्या बनाना था, एक अधीनस्थ बाजार बनाना था भारत के लिए, ताकि जो भी माल का तैयार हो रहे हैं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उद्योगों में, उसको क्या है, खपाया जा सके भारतीय बाजार में। ओके, भारत को क्या है, औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए यहाँ के सबसे पहले क्या है, जो स्थानीय शिल्प उद्योग था उसको नष्ट किया गया, नष्ट करके एक कृषि प्रधान देश बनाया गया, ताकि क्या है, ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त रूप से, भरपूर रूप से मिलता रहे। ठीक है, ओके, तो भारत को कृषि प्रधान देश बनाने का कार्य क्या है, अंग्रेजों द्वारा ये किया गया। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर 1857 के बीच में। इसी बीच क्या अस्थायी बंदोबस्ती भी लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू की गई, किसानों के साथ किए गए, जब कृषि प्रधान देश बना रहे हैं। तो अस्थायी व्यवस्था भू राजस्व की जो लागू करने का लक्ष्य था कि अपने लिए एक समर्थक वर्ग तैयार किया जाए और अपने लिए एक निश्चित आय प्राप्त की जाए। ठीक है, तो एक निश्चित समर्थक वर्ग भी क्या है, निर्माण किया गया अस्थायी व्यवस्था के थ्रू, जमींदारी व्यवस्था के थ्रू। रैयतवाड़ी व्यवस्था के थ्रू क्या है, अधिकतम शोषण किया गया किसानों का। ठीक है, इसी क्रम में जो भारत में इंग्लैंड से प्राप्त जो माल थे, ठीक है, और भारत से जो कच्चे माल भेजने थे, उसके लिए क्या है, रेलवे का विकास किया गया। ठीक है, आंतरिक विक्रय के लिए भी जो माल आ रहे हैं इंग्लैंड से, वो पूरे भारत में क्या है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाए, आंतरिक उनका विक्रय किया जाए, उसके लिए रेलवे का विकास किया गया। ठीक है, और भी रेलवे के विकास के कारण थे, जैसे कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, ब्रिटेन के उत्पादों को भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचाने के लिए, प्रशासनिक आवश्यकता के लिए भी क्या था, रेलवे का विकास किया गया, और भारत से कच्चे माल के निर्यात हेतु भी। ओके, तो भारत से कच्चे माल के निर्यात हेतु भी क्या है,
रेलवे का विकास किया गया और वहां से प्राप्त किए गए जो औद्योगिक माल थे वो रेलवे के थ्रू क्या है, बंदरगाहों के थ्रू भारत के आंतरिक भागों में पहुंचाया जाए, उसका विक्रय किया जा सके। तो ये बातें थी औद्योगिक पूंजीवाद से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी, वित्तीय पूंजीवाद की। 1858 से लेकर 1947 तक वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद क्या है कि जो अब तक औद्योगिक पूंजीवाद और वाणिज्यिक पूंजीवाद के तहत क्या है, ब्रिटेन में उद्योगपतियों के पास क्या है, बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। ठीक है, उद्योगों की बहुत सारे औद्योगिकरण हुए। ठीक है, इससे क्या हुआ, मजदूर क्या हुए, संगठित होने लगे। मजदूर क्या है, शक्तिशाली होने लगे उद्योगपतियों के खिलाफ। ओके, तो अब और भी औद्योगिकरण किया जाएगा तो क्या होगा, विद्रोह होगा मजदूरों में, मजदूर और संगठित होंगे और शक्तिशाली होंगे। इससे क्या होगा, उद्योगपतियों को जो उनको लाभ होता था, ठीक है, उसमें क्या है, मजदूरों को भी क्या है, भागीदार बनाना पड़ेगा, उनके लाभ कम हो जाएंगे। इसलिए क्या है, वित्तीय पूंजीवाद को भारत में लागू किया गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। क्या इसमें गारंटी दी गई कि आप अगर निवेश कर रहे हैं पैसे का भारत में, तो आपको एक निश्चित क्या है, रिटर्न दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा। जैसे बात करें हम रेलवे में, रेलवे के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 5% लाभ एकदम गारंटी दी कि 5% लाभ होगा ही। 100 रुपये आप लगाएंगे तब 5 रुपये, तो 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर हानि होती है तो वो पूर्ति कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे भारत में। और कहां से करेंगे, जाहिर सी बात है, भारतीय राजकोष से। ठीक है, तो रेलवे क्या है, इस तरह विनियोजित पूंजी आई रेलवे में और यह गारंटी प्रणाली बन गई। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्रिटेन में क्या है, 1 मील रेल लाइन बिछाने के लिए 9,000 पाउंड लगते थे। लेकिन वहीं भारत में क्या है, भारत में 30,000 पाउंड 1 मील रेलवे लाइन में खर्च किए गए। यानी कि जो पूंजी ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा भारत में लगाई जा रही थी रेलवे में, उसमें क्या है, 3 गुना से ज्यादा क्या है, उनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लैंड में 9,000 प्रति मील और भारत में 30,000 पाउंड प्रति मील। ठीक है, तो 1853 में क्या है, भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, कहां, मुंबई से थाने तक। दूसरी 1854 में मुंबई से कल्याण तक, और तीसरी कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, रानीगंज का झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयले को ले जाने के लिए क्या है, कलकत्ता से रानीगंज लगाया गया। ओके, तो रेलवे क्या है, इस तरह गारंटी प्रणाली स्थापित हुई। हालांकि ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में सभी इंडस्ट्री में पैसे लगाए गए, खाली किसमें, सूती और कपास की इंडस्ट्री में क्या है, पैसे नहीं लगाए गए। क्यों, क्योंकि सूती के कपड़े और कपास के क्या है, ब्रिटेन में बन रहे थे, तो अपने देश के साथ क्या है, यहाँ के उद्योग प्रतिस्पर्धा में आ जाते, इसलिए नहीं लगाए गए। ठीक है, तो रेलवे के बाद जो सबसे अधिक पूंजी लगाई गई उद्योगों में, मेनली वह क्या थे, कृषि से रिलेटेड ही थे, वाणिज्यिक पूंजी से रिलेटेड, वाणिज्यिक कृषि से रिलेटेड। जैसे रेलवे के बाद चाय, कॉफी, रबर, ठीक है, नील, इसमें पैसे सर्वाधिक पूंजी ब्रिटिशर्स द्वारा लगाई गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वित्तीय पूंजीवाद की बात 1813 से 1858 से 1947 तक। ठीक है, ये 3 चरण हो गए हमारे उपनिवेशवाद के चरण की। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, भू राजस्व व्यवस्था की। सेकेंड टॉपिक, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या है, यानी कि जो भूमि से यानी कृषि से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है। ठीक है, राजस्व यानी जो लगान हमें प्राप्त हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था।
तो सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था की बात करें। भू राजस्व व्यवस्था सबसे पहले मिलती है ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को प्लासी युद्ध के बाद 1757, फिर 1764 में बक्सर युद्ध होता है। ठीक है, तो प्लासी युद्ध 1757 में होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, और मीर जाफर को क्या है, उसका सेनापति को अंग्रेजों द्वारा पक्ष में करके उसको क्या है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और बंगाल के नवाब मीर जाफर द्वारा क्या है, ब्रिटिशर्स को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होती है। जमींदारी प्राप्त होने का अर्थ क्या है, तो वहां से जो प्राप्त भू राजस्व है वो भी क्या है, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को प्राप्त होने लगती है। तो शुरुआत होती है भू राजस्व प्राप्ति की 24 परगने की जमींदारी से 1757 से। अभी तक क्या है, 1757 से पहले तक व्यापार के माध्यम से पैसे प्राप्त हो रहे हैं। अब भूमि के माध्यम से क्या है, राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा जो उनको भू राजस्व प्राप्ति होती है 1760 में, जब मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्या है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बंगाल का नवाब बनने के एवज में वह वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को देता है। तो चटगांव अभी फिलहाल बांग्लादेश में उस वक्त क्या था, पूर्वी बंगाल का पार्ट था। नेक्स्ट बक्सर युद्ध 1764 में समाप्त होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं, शाह आलम द्वितीय पराजित होता है, और सुजाउद्दौला क्या है, अवध नवाब सुजाउद्दौला भी पराजित होते हैं। तो इलाहाबाद की संध की जाती है 16 अगस्त 1765 को, और 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है 12 अगस्त 1765 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है इनको। ठीक है, दीवानी, ओके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। यहां से फिर इनको क्या है, भू राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया भू राजस्व व्यवस्था सुधार, यानी कि प्राप्त होने की शुरुआत। जब बंगाल पर क्या होता है, नेक्स्ट बंगाल पर कब्जा होता है, मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को क्या है, शासक नवाब बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद की संधि पर कौन साइन करता है, नजमुद्दौला से साइन करवाया जाता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और क्लायू के बीच। इसी बीच क्लायू द्वारा क्या है, 1765 से 72 तक द्वैत शासन प्रणाली लागू की जाती है। द्वैत शासन प्रणाली के तहत क्या है, वसूली की जाती है, यानी कि निजामत व्यय और दीवानी व्यय अलग अलग किया जाता है। सेना का खर्च और राजस्व वसूलने का अधिकार अलग अलग किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में अंग्रेजों द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, यानी राजस्व व्यय का अधिकार अभी भी क्या है, भारतीयों को दिया जाता है। जैसे मोहम्मद रजा खां, बंगाल में राजा सिताब राय, ठीक है, दीवान दुर्लभ राय, इनको अलग अलग प्रदेशों में उप सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में। यहां से राजस्व की वसूली उन्हें होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। नेक्स्ट 1769 में क्या है, रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, रेवेन्यू सुपरवाइजर पूरा राजस्व को सुपरवाइज करने वाला, यानी अधिष्ठान करने वाला, देखने वाला। ठीक है, पहले ये काम कौन करता था, आमिल, आमिल नाम का अधिकारी। तो आमिलों को हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर की अधिकारी की नियुक्ति की जाती है 1769 में। ठीक है, फिर रेवेन्यू काउंसिल और कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना 1771 में की जाती है। कहां पर, बंगाल में। ठीक है, ओके, 1771 में। 1765 में एक रिपोर्ट जारी होती है, फर्मियर रिपोर्ट की, लगान वसूली में भ्रष्टाचार से रिलेटेड। यानी कि लगान वसूली में इतने भ्रष्टाचार था, कितना मैक्सिमम तरीके से क्या है, भ्रष्टाचार हो रहा था या लगान की वसूली की जा रही थी, कि उसकी वजह से क्या है, बंगाल में अकाल पड़ा 1770 में। याद रखेंगे 1770 में। इसमें लगभग बंगाल की 1/3 भाग जनसंख्या क्या हुई, मौत के घाट उतर गई, मौतें हुई 1/3 भाग। 100 व्यक्ति अगर बंगाल में थे तो 33 लोग क्या हुए, अकाल का शिकार हुए। लेकिन फिर भी क्या है, कंपनी द्वारा लगान जस का तस बना रहा, कोई भी उसमें छूट नहीं दी गई। ओके, तो बंगाल में अकाल 1770 में पड़ता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे 1772 ईस्वी में क्या होता है। अब तक जो दीवानी का कार्य भारतीयों द्वारा कराए जा रहे थे
वह अब अंग्रेजों द्वारा क्या है, स्वयं ही दीवानी के कार्य किए जाने लगते हैं, यानी भू राजस्व वसूलने का काम। ठीक है। और जो केंद्रीय खजाना था मुर्शिदाबाद में, ठीक है, उसे अब लाया जाता है कहां, कलकत्ता पर, कलकत्ता। ठीक है। तो केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कब लाया गया, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे 1772 से 77 ईस्वी, यानी पंचसाला बंदोबस्त लागू किया जाता है, यानी कि 5 साल के लिए भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, 5 साल के लिए भू राजस्व व्यवस्था किसी को देना, ठीक है, जमींदारों को। पंचसाला बंदोबस्त के बाद 1777 में सालाना बंदोबस्त लागू किया था कि प्रत्येक साल के लिए क्या है, भू राजस्व व्यवस्था तय किया जाता था, एक साल में वार्षिकी। ओके। नेक्स्ट 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो प्रत्येक स्टेट में क्या है, एक रेवेन्यू बोर्ड होता है आज भी, और इसकी स्थापना कब की गई, 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, राजस्व बोर्ड की। अब हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती और महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, रैयतवाड़ी, रैयत मतलब क्या होता है, किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कब किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त से 1 वर्ष पहले, यानी 1792 में। याद रखेंगे क्रम, 1792 में। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय हम किसे देंगे, कर्नल रीड और मुनरो को। भारत में एक रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, कर्नल रीड और मुनरो, 1792 में। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्ती और मालवाड़ी व्यवस्था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू हुई थी, एरिया वाइज। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई सबसे पहले, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे सर्वप्रथम लागू हुई थी बारामहल जिला मद्रास में। ठीक है। तो सर्वप्रथम लागू कहां होती है, बारामहल मद्रास। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, किसानों से रिलेटेड थी, यानी कि व्यक्तिगत समझौता था किसानों से। किससे, पंजीकृत किसानों से। बात कर रहे हैं यहां पंजीकृत। ठीक है, वे किसान जो पंजीकृत थे, रजिस्टर्ड थे। व्यक्तिगत समझौता था पंजीकृत किसानों के साथ। ठीक है। और जो किसान पंजीकृत होते थे वही क्या है, भूस्वामी माने जाते थे। ठीक है। और उन्हें ही क्या, लगान देने का उत्तरदायित्व था उनके ही ऊपर, और लगान भी क्या है, वही देते थे। ठीक है। पंजीकृत किसानों के को ही क्या है, भूस्वामी माना गया, और उन्हें लगान देने का उत्तरदायित्व किसका था, इन्हीं किसानों का था। ठीक है। और जब तक यह लगान दे रहे हैं तब तक ही क्या है, भूस्वामी है। ठीक है। लगान नहीं देने तक नहीं देंगे तो भूस्वामी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो लगान देने तक ही क्या है, भूस्वामी। ओके। और इसके थ्रू क्या है, कितना लिया जाता था भू राजस्व, बात करें हम तो करीब करीब हाफ, यानी 50%। ठीक है, 50% किसका, उपज का, उपज यानी फसल का, उपज का 50% या हाफ भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है। ओके। जब पंजीकृत किसान हो गए तो क्या कर सकते थे, या
भूमि का विक्रय करने का अधिकार था। ठीक है, भूमि का विक्रय कर सकते थे और भूमि गिरवी रख सकते थे। ठीक है, कानूनन तौर पर अब क्या है, भूमि का विक्रय कर सकते थे, भूमि गिरवी रख सकते थे। ठीक है, और किन क्षेत्रों में रैयत वाणी व्यवस्था लागू की गई? सबसे पहले तो मद्रास में लागू की गई थी, मद्रास में। ठीक है, 1792 में। ओके, और 1825 में कहां लागू की गई? बंबई में। ठीक है, 1825 में लागू किया गया बंबई। किसने लागू किया? एलिफिस्टन ने। बंबई में याद करेंगे कि याद रखेंगे कि बंबई में रैयत वाणी व्यवस्था 1825 में लागू की गई, बंबई प्रांत में एलिफिस्टन में। ठीक है, उसमें बंबई में महाराष्ट्र भी आता था, ओके, गुजरात भी आता था। ठीक है, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया। कहां? असम के कुछ क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी बंगाल में। ठीक है, पूर्वी बंगाल में, और कुर्ग का क्षेत्र। कुर्ग कहां है? कर्नाटक में, कुर्ग क्षेत्र में। ठीक है, असम, पूर्वी बंगाल, कुर्ग क्षेत्र। ओके, बंबई हो गया, असम हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, कुर्ग क्षेत्र हो गया, बारामहल क्षेत्र हो गया मद्रास का। ठीक है, ये हो गई हमारी रैयत वाणी व्यवस्था। और रैयत वाणी व्यवस्था के तहत क्या, ब्रिटिश राज्य का जो था टोटल 51% क्षेत्र कवर करता था। कितना? 51%, सर्वाधिक। ओके, ये बातें हो गई हमारे किससे? रैयत वाणी से रिलेटेड। 1792 में कर्नल लीड मुंडो द्वारा सर्वप्रथम बारामहल मद्रास में पंडित के किसान होते थे, उन्हें भूस्वामी मांगता था, माना जाता था, लगान वही देते थे, और लगान देने तक ही क्या है, भूस्वामी माना जाता था। किसान भूमि का विक्रय कर सकता था, भूमि गिरवी रख सकता था। ठीक है, नेक्स्ट जो लागू किया गया 1825 बंबई में एलिफिस्टन द्वारा। ओके, और भी क्षेत्र कौन कौन से थे? अन्य क्षेत्र असम, पूर्वी बंगाल और कुर्ग क्षेत्र। अगली भू राजस्व व्यवस्था बात करेंगे हम किसकी? अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट, या इसको हम इस्तमरारी बंदोबस्ती भी कहते हैं। सेवनटीन 93 में बंगाल में। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। देखो क्या है, अस्थाई बंदोबस्ती लागू करने से पहले बंगाल में 1790 में क्या है, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जमींदारों के साथ सेटलमेंट किया गया भू राजस्व एकत्र करने के लिए। तो उसमें जो राजस्व बोर्ड का गठन हो चुका था, राजस्व बोर्ड के प्रधान कौन थे? सर जॉन शोर। और राजस्व बोर्ड में अभिलेख पाल, यानी जिसे आज हम बात कर सकते हैं लेखपाल भी कहते हैं, अभिलेखपाल अभी हटा दिया, वो क्या हो गया, लेखपाल। कौन था? जेम्स ग्रांट। ठीक है, जेम्स ग्रांट। इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था कि किसे क्या है, भूमि का स्वामी माना जाए। तो जेम्स ग्रांट किसानों को भूमि का स्वामी मानते थे, जमींदारों को नहीं। और कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, और रेवेन्यू बोर्ड के प्रधान जॉन शोर किसको मानते थे? जमींदारों को। ठीक है, हालांकि ये व्यवस्था चलती रही 10 वर्षीय वाले, लेकिन क्या है, मार्च 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई और कॉर्नवालिस द्वारा क्या है, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार क्या है, करार किया गया जमींदारों के थ्रू, कंपनी और जमींदारों के बीच। ठीक है, तो इस तरह 1793 में क्या है, बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती लागू की जाती है। ठीक है, तो ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे उसमें। बंगाल तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब आ जाएगा बीओबी, बात कर लें हम।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तो मैंने बात की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 क्षेत्र हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BOB याद रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। देखो अस्थाई बंदोबस्ती में यूपी के 2 जिले थे, याद रखेंगे हम लोग, यूपी आर और पीसीएस के लिए, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, ये 2 जिले थे, ठीक है। फिर असम के कुछ क्षेत्र इसमें थे और कुछ क्षेत्र असम के अस्थाई बंदोबस्ती में भी थे, ठीक है। असम हो गया। फिर उत्तरी कर्नाटक, और कौन सा क्षेत्र आएगा? उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वाराणसी, गाजीपुर, असम, उत्तरी कर्नाटक। इस तरह ब्रिटिश भारत का पूरा कितने क्षेत्र थे, कितने प्रतिशत क्षेत्र था ये टोटल? 19%। तो सबसे कम अस्थाई बंदोबस्ती का क्षेत्र था 19% जो कवर होता था, ठीक है। सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी, और 30% की बात करेंगे हम किसकी? महालवाड़ी के भी, ओके। 19% क्षेत्रफल। तो इसमें बात की गई अस्थाई बंधु में कि भूस्वामी कौन, इसी पर विचार चल रहा था, भूस्वामी कौन होगा। तो भूस्वामी कौन माना गया किसे? कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को, और इनके साथ क्या करार किया गया, ठीक है, करार, ओके। हालांकि लगान न देने पर इनकी जिम्मेदारी क्या है? जब्त हो सकती थी, और ठीक है, इस और एक समय सीमा निर्धारित की जाती थी, और सूर्यास्त होने से पहले तक अगर आप लगान जमा कर दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बची रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या इसको सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, सूर्यास्त का नियम। यानी कि सूर्य डूबने से पहले या संध्या होने से पहले अगर आप क्या, जमींदार द्वारा लगान जमा कर दिया जा रहा है तो वह जमींदार बना रहेगा, अन्यथा उसे हटाकर क्या किसी और को बना दिया जाएगा, ओके। और अस्थाई बंदोबस्ती थ्रू क्या था? जमींदार अगर मान लीजिए जमा कर रहा है, देरी नहीं हो रही है, तो जमींदार के न रहने पर उसके पुत्र को, या उत्तराधिकार का नियम लागू हो जाता था, उसके पुत्र को क्या जिम्मेदारी व्यवस्था दे दी जाती थी, ठीक है। तो और बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्ती की। सर्वप्रथम जो विचार दिया था अस्थाई बंदोबस्ती से रिलेटेड, किसके द्वारा दिया गया था? नॉन कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी थे फिलिप फ्रांसिस द्वारा। तो अस्थाई बंदोबस्ती का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया? अगर क्वेश्चन पूछता तो फिलिप फ्रांसिस होगा ना, नहीं क्या है? कॉर्नवालिस ने लागू किया 1793 में, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्ती क्या थी? अस्थाई बंदोबस्ती यह थी कि जो भू राजस्व का 89% किसे प्राप्त होगा? कंपनी को, और लगान वसूलने के एवज में 11% किसे मिलेगा? जमींदार को। व्यवस्था तो ये थी, लेकिन कंपनी द्वारा क्या है? भू राजस्व निश्चित किया गया था, कितना? 3.75 करोड़, 3.75 करोड़ पर ईयर। लेकिन भारतीय जमींदारों द्वारा क्या है, कितना वसूला गया? 13 करोड़ पर ईयर। तो इस राशि से यह राशि कितनी अधिक है? करीब करीब 3 चौका 12, 4 टाइम्स, ठीक है। लेकिन जमींदारों द्वारा 13 करोड़ वसूल किया गया, तो किसानों की हालत क्या हुई होगी? समझ सकते हैं आप कितना शोषण किया गया, जमींदारों द्वारा ही किया गया,
शोषण भारतीय जमींदारों द्वारा। ठीक है, तो कंपनी द्वारा जो राशि अलॉट की गई थी 375 करोड़ पर ईयर, लेकिन जमींदारों द्वारा 13 करोड़ तक वसूल किया गया। क्यों किया गया? कि जितना मैक्सिमम वसूलेंगे इनको उतना ही क्या है, मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा। ओके, तो ये बात हो गई। और अस्थाई बंदोबस्ती का जो क्या है, अस्थाई बंदोबस्ती में क्या था कि अकाल और कोई विपदा पड़ रही है आपके ऊपर, अकाल व विपदा में कोई छूट नहीं थी। ठीक है, फैमाइन और विपदा में, संकट के समय कोई भी छूट नहीं थी, आपको क्या है, लगान देना ही देना है। ठीक है, इस व्यवस्था का समर्थन भी किया गया किसके द्वारा? बंगाल के ही थे इतिहासकार आरसी दत्ता। क्यों किया गया है? क्योंकि ये स्वयं ही क्या थे, जमींदार थे, तो ये इनके पक्ष में बंदोबस्ती थी, व्यवस्था थी, इसलिए आरसी दत्ता द्वारा क्या है, अस्थाई बंदोबस्ती को समर्थन किया गया। तो ये हो गई हमारे क्या, जमींदारी व्यवस्था, सॉरी जमींदारी कह सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर फैली हुई थी, और रैयतवाड़ी 51। अब बात करेंगे किसकी, महालवाड़ी की। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी मतलब, महाल का अर्थ होता है क्या, जागीर, कोई विशेष क्षेत्र, जागीर या गांव, यानी क्या है, किसी विशेष क्षेत्र से कलेक्शन कर रहे हैं भू राजस्व, या गांव से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कई गांवों को, क्षेत्रों को मिलाकर एक जागीर मान ली गई, उससे पूरा एक साथ कलेक्ट होकर क्या है, ब्रिटिशर्स को मिलता था। इसे क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी। ठीक है, जागीर या गांव। यह पूरे ब्रिटिश भारत क्षेत्र पर कितने प्रतिशत थी, टोटल 30%। 30% क्षेत्र पर यह महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एक महालवाड़ी थ्रू क्या है, एक विशेष क्षेत्र समूह से, यानी कि समूह, जागीर, किसी जागीर कई गांवों को मिलाकर एक समूह बनाकर वहां क्या है, भू राजस्व निश्चित कर दिया जाता था, और उस पूरे क्षेत्र द्वारा क्या है, वह भू राजस्व चुकाया जाता था ब्रिटिशर्स को। और यह लागू किया था किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने। तो हॉल्ट मैकेंजी का संबंध किससे है, महालवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, ओके। क्षेत्र बात कर लें हम, किन किन क्षेत्रों में थी महालवाड़ी व्यवस्था थी, यूपी में, बनारस गाजीपुर छोड़कर, मध्य प्रांत का क्षेत्र, ठीक है, यूपी, मध्य प्रांत और मध्य प्रांत, ठीक है, और पंजाब। ठीक है, पश्चिमोत्तर में पंजाब प्रांत। तो इस तरह क्या है, यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत, तो इस तरह 30% क्षेत्र महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत या के अधीन आते थे। ठीक है, और इसके थ्रू टोटल कितना टैक्स लिया जाता था भू राजस्व का, भू राजस्व जो निर्धारित था वह था कितना, 33 से 55% तक। ठीक है, भू राजस्व 33 से 55% तक, 33 भी कह सकते हैं या 30 से भी कह सकते हैं। ठीक है, 30 कर लेते हैं, 30 से 55% तक। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इससे रिलेटेड 2 एक्ट भी लाए गए, संशोधित किया गया। याद रखेंगे हम, पहला एक्ट जो आया था 1822 में, सॉरी 1822 में रेगुलेटिंग एक्ट
ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था को रेगुलेट करने के 1822 में एक संशोधित एक्ट आया था, एक्ट 7। याद रखेंगे 1822 का रेगुलेटिंग एक्ट 7 का संबंध किससे है, तो वह है महालवाड़ी व्यवस्था से संशोधन किया गया था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में एक और एक्ट आएगा दूसरा, कौन सा, 1822 के बाद 1833 में। ठीक है, 1833 में। तो महालवाड़ी से ये दो एक्ट है। अभी एक हम नियम की बात करेंगे, सहारनपुर नियम की। रेगुलेटिंग एक्ट 9 की तरह क्या संशोधित किया गया महालवाड़ी व्यवस्था को, तो इस एक्ट को भी याद रखेंगे। और एक नियम आया था सहारनपुर नियम। सहारनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अभी हमने पुनर्जागरण काल में पढ़ा था, देवबंद आंदोलन, सहारनपुर नियम। तो सहारनपुर नियम का संबंध भी किससे, रूल रेगुलेशन किससे है, महालवाड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, और सहारनपुर नियम किसके समय लाया गया था, सहारनपुर नियम कौन लाया था, डलहौजी। ठीक है, तो सहारनपुर नियम डलहौजी द्वारा क्या है, लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड। कुछ और फैक्ट्स की बात करें, जैसे कि पहली बार जो लगान तय किया गया मानचित्रों के थ्रू और पंजियों के थ्रू, वह किया गया मार्टिन बर्ड के थ्रू। ठीक, मार्टिन बर्ड ने। ओके, तो हम बात करेंगे जो, देखो और भी फैक्ट्स हैं इसके अलावा, कि पहली बार जो लगान तय हुआ किसके थ्रू, मानचित्रों के थ्रू, यानी मैप्स के थ्रू, मानचित्रों और पंजियों के थ्रू। वो लागू किसने किया था, मार्टिन बर्ड ने। ठीक है, उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड, याद रखेंगे, बर्ड मतलब चिड़िया। ठीक है, मार्टिन चिड़िया, मार्टिन बर्ड ने। ठीक है, और मार्टिन बर्ड से रिलेटेड एक फैक्ट और क्या है, उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत की भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है, मार्टिन बर्ड को। तो उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का ना, भूमिकर व्यवस्था का, भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कौन है, मार्टिन बर्ड। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे कि पहली बार लगाम तय किया गया मानचित्रों और पंजित्रों मार्टिन बर्ड द्वारा, और उत्तर भारत की भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था, मार्टिन बर्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी हमारी भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड। आज के तीनों व्यवस्थाओं की मैंने बात की, और तीनों चरणों, उपनिवेशवाद के तीनों चरणों का हमने डिस्कशन किया। ओके, तो आज की क्लास में आज इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी का, आर्थिक प्रभाव का अंग्रेजी शासन में। ठीक है, कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि एंड